So, students, now we want to discuss today about masses of motion and pulley, or you can also say it to be connected motion. हम कल भी इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि whenever we have to consider the motion, we have to see all the forces acting on the body, and then net force will be acting in the direction of motion of body. Now continuing with the same impact, अब आप इसमें कंसिडर कर रहे हो कि दिस इज द पुली इज इन द फिक्स्ड पोजीशन and a string passes over the pulley like this. Now on the one end of the pulley, mass attached is m1, and on the other end of the string, mass attached is m2. So two ends of the string, masses m1 and m2 are attached to these two ends, and m1 is greater than m2. तो we have to calculate. क्या कैलकुलेट करना है? नंबर वन, टेंशन इन द स्ट्रिंग के मासेस के अटैच करने से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई. नंबर टू, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द masses और इन द सिस्टम. किस तरीके से हम ये देखेंगे. अब आप देखिए, जब हमने इसमें ये कहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ऑब्वियस बात है कि ये मास जो ज़्यादा वो नीचे को आएगा और ये मास ऊपर को जाएगा. दैट मीन्स द मोशन विल बी लाइक दिस. अब ये मैंने तुम्हें बताया नहीं है, आपने इस डायग्राम को देख के इस बात को ऑब्जर्व कर लिया. अब इसमें फोर्सेस देखते हैं. अब इसका वेट जो है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आना है m1g, और ये वेट किसके साथ अटैच किया? स्ट्रिंग के साथ अटैच किया, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी. मैंने कल भी आपको बताया था, हमेशा याद रखना कि टेंशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. अब इधर वेट m2g acting vertically downward and tension in the string is acting upward. तो और तो कोई फोर्स है नहीं. Now we consider motion of mass m1. अब भाई बड़ा सिंपल सी बात है कि हमारे पास सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब इसमें नेट फोर्स किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो क्या बनेगा? m1g माइनस टी. सो m1g माइनस टी क्या हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, and this is equal to m1a. तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई. उसके बाद हम इसी तरीके से कंसिडर कर रहे हैं मोशन ऑफ मास m2. ना मास m2 इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें नेट फोर्स किस तरफ आएगी? हाँ जी बच्चे बताओ, नेट फोर्स किस तरफ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो t minus m2g will be equal to m2a. तो हमने इंडिविजुअल दोनों मासेस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी. अब हम क्या करते हैं? we add 1 and 2. add 1 and 2. क्योंकि इस क्यों किया add 1 और 2 को? कि यहाँ माइनस टी है, यहाँ प्लस टी है, तो जो टी टेंशन हमारे लिए अननोन वेरिएबल है वो कैंसल आउट हो जाएगा. तो राइट लेफ्ट हैंड साइड बन गई m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू m1a
प्लस m2e। ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गए, तो दिस विल बी m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1e प्लस m2e। अब इधर g अगर आप कॉमन निकाल लो तो ये बन गया m1 माइनस m2। इधर अगर आप a को कॉमन निकाल लो तो ये बन गया m1 प्लस m2 इंटू ए। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू बन गई m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये मैंने करके दिखाया। अब इसमें आप ये कहोगे कि भाई हमने दोनों तरफ टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर टी ही क्यों लिखी, क्योंकि दिस पुली इज फिक्स्ड। पुली फिक्स है। अदरवाइज देखो, अगर मान लो इस तरफ टेंशन होती T1, इस तरफ टेंशन होती T2, तो क्या होगा कि नेट फोर्स उस पुली के ऊपर एक्ट कर रही है और वो नेट फोर्स एक्ट करेगी टेंजेंशियली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्शन, यानी कि रेडियस के, एंड दैट विल रोटेट द पुली। सो प्लीज यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, पुली इज इन द फिक्स्ड पोजीशन, and if pulley is in the fixed position, it means that tension on both sides of the string must be same। ठीक हो गया। अदरवाइज क्या होना था बेटा कि अगर यहाँ टेंशन T1 है, इधर T2 है, तो नेट फोर्स आ जानी थी ना, जो कि टेंजेंशियली एक्ट की, रेडियस इसका इस तरफ है, तो उसने क्या प्रोड्यूस कर देना था, टॉर्क, और पुली ने रोटेट करना शुरू कर देना था। तो इसलिए याद रखिए कि whenever pulley will be in the fixed position, तो दोनों तरफ स्ट्रिंग के जो टेंशन है वो हमने सेम लेनी है। अब ये एक्सेलरेशन तो आ गई, अब टेंशन कैसे लेंगे। अब आप इसे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे अब आपके पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a करके, या इसका और भी एक तरीका है, बजाय कि इस तरीके के करने के कि हम ऐसा करें कि आपके पास दो इक्वेशंस थी। एक थी बेटे m1g माइनस टी इज m1a, दूसरी थी t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। यही दोनों इक्वेशंस थी ना। हम इन दोनों इक्वेशन से t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम ये डिवाइड कर दे तो a एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, नाउ डिवाइड 2 by 1, तो दैट मीन्स m1g माइनस t अपॉन t माइनस m2g is equal to m1a divided by m2e। तो m1g माइनस टी अपॉन टी माइनस m2g, a से a कैंसिल हो गया, तो इट विल बी m1 by m2। अब जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी हो जाएगा। बात सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है कि किसमें आसानी से हो सकता है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, m1g माइनस टी इंटू m2 इज इक्वल टू टी माइनस m2g इंटू m1। अब ये बन गया m1 m2g माइनस टी इंटू m2 इज इक्वल टू टी इंटू m1 माइनस m1 m2g। अब ये बेटा m1 m2g अगर इस साइड पर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो m1 m2g प्लस m1 m2g, और इसी तरीके से t इस साइड पर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, t m1 प्लस t m2।
तो ये बेटे आपके पास बन गया 2m1m2g इज इक्वल टू टी, इसमें आपने कॉमन निकाल लिया m1 प्लस m2, तो टी टेंशन बन गया 2m1m2 अपॉन m1 plus m2 into g. So this will be the T tension produced in the string. अब आप अगर अब इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए, तो बेटा आप बड़ी इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो जब ये आपके पास नीट में जेईई में आती हैं। बेस बच्चे यही है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब ये सारा कुछ भूल जाओ, कितनी सिंपल सी बात है कि ये टी टेंशन, ये चार फोर्सेस हैं, तो अब आप देखो कि इस टी टेंशन ने इस टी टेंशन को कैंसिल आउट कर दिया, और अब इसमें जो टोटल सिस्टम है उसमें मोशन इस डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स आपके पास टोटल ये वेट m1g और ये माइनस m2g हो गया, तो m1 माइनस m2g टोटल, तो ये किस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? टोटल सिस्टम में। टोटल सिस्टम का मास कितना? m1 प्लस m2। तो सिंपल सी बात बन गई थी, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। लेकिन इस तरीके से आप लिख पाओगे जब आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको डिटेल में एक एक पॉइंट करके ये समझाया है। तो इसमें एक तो अंडरस्टैंडिंग की बात क्या बनी है कि आपने प्रॉब्लम में ये ज़रूर देखना है कि पुली इज़ इन द फिक्स्ड पोजीशन और पुली इज़ इन मोशन। अभी हम पुली इन फिक्स पोजीशन के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेंशन on both sides of the string passing over the pulley will be same. क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास प्रॉब्लम थी अबाउट मोशन ऑफ masses and pulley. सो मैं बार बार आपको रियलाइज करवा रही हूँ, these are the basic concepts required to cover examination, board examination or competitive examination. Now next we want to discuss apparent weight of body. अब आप कहोगे ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया, अरे वेट वेट होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ apparent weight? हाँ भाई, आपके सामने आपके पास वेइंग मशीन पड़ी है, आप उसके ऊपर खड़े होकर के वेट फाइंड आउट करते हो ना? क्या करते हो? आप वेइंग मशीन के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाते हो, ठीक है? जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो गए, दैट मीन्स कि आपने जो भी आपके बॉडी का वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो वेट जो है, वो फोर्स जो है, उससे क्या होगा? जो मशीन का प्लेटफॉर्म है दैट विल बी प्रेस्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही होगा ना? तो दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ द मशीन। तो जो भी बॉडी का वेट है उससे उसने प्रेस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? फोर्स विद विच पर्सन विल प्रेस द प्लेटफॉर्म वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इन टर्न क्या होगा? प्लेटफॉर्म विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द पर्सन एज रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और वेइंग मशीन बेटा, जो उसका आपके पास पॉइंटर है ऐसे जो मूव करता है, वो पॉइंटर किस चीज़ को मेजर करती है? रिएक्शन को। क्योंकि जो फोर्स वेइंग मशीन एक्सर्ट कर रही है दैट इज नॉट द वेट, दैट इज द रिएक्शन। तो इसलिए जो पॉइंटर पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है? रिएक्शन को, ना कि उसके वेट को। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन।
सो इसमें देखो, इस लॉजिक को एक बार समझ लो, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वेन एवर पर्सन वॉन्ट्स टू वे, तो दैट पर्सन इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वेइंग मशीन with the weight of the person, weighing machine will move in the, that means you can say a person will exert force on the weighing machine in the downward direction. कितनी फोर्स होगी? जो उसका वेट होगा. And in turn platform of weighing machine will exert force on the person as reaction, and this reaction is measured with the pointer, and that means दिस रिएक्शन आर जो इसमें हम पढ़ रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज एपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी. ठीक होगी. अब इसमें बेटा डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं. अब मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि अब नॉर्मली प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़े हो रहे हैं, तो नेचुरली उसमें नॉर्मल R इज इक्वल टू mg. तो R इसमें क्या है? R इज द एपेरेंट वेट, और mg क्या है? उसका अपना एक्चुअल वेट है. तो नेचुरली कि नॉर्मली जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर के रीडिंग लेते हो, देन एपेरेंट वेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ट्रू वेट. देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब इसके बाद मान लीजिए कि दिस वेइंग मशीन इज प्लेस्ड इनसाइड द लिफ्ट. लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रख दी. अब बेटा लिफ्ट ऊपर को जा रही है, लिफ्ट नीचे को जा रही है. कैसे वो मूव कर रही है? नाउ वी विल टेक ऑल द डिफरेंट सिचुएशंस. नंबर 1, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और moving with uniform velocity. तो नेचुरली लिफ्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो दैट मीन्स इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी 0 दोनों सिचुएशंस में. तो अब जो वेइंग मशीन है, जो पर्सन है उस लिफ्ट के अंदर, उसकी भी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी. सो नाउ अब आपके पास अगेन क्या है? वेइंग मशीन. वेइंग मशीन अब कहां पर है? इनसाइड लिफ्ट. सो पर्सन इज ऑन द वेइंग मशीन. यही है ना प्रॉब्लम, कि पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर है, मशीन लिफ्ट के अंदर है. लिफ्ट जो है रेस्ट पे है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. तो अब भाई वेट द पर्सन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, एंड इन दिस केस ए इज 0. ये बात आ रही. तो इसका मतलब कि जो टोटल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और यू कैन से R is equal to mg. So that means in this very case, true weight and apparent weight will be same. अब हम दूसरी सिचुएशन लिखते हैं. When lift is moving upward with acceleration E, कि लिफ्ट जो है मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ. अगेन क्या है हियर कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेइंग मशीन इनसाइड लिफ्ट, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन मशीन, and person is moving with the acceleration A in upward direction. ये बात करते हैं.
ये बात बन गई ना कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है और वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर है, सो नेचुरली जो एक्सेलरेशन लिफ्ट की है द सेम एक्सेलरेशन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन। तो अब हम देखें बेटा, फोर्सेस तो वही दो हैं, एक वेट ऑफ द पर्सन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा रिएक्शन acting vertically upward. But in this case, A is the acceleration produced in the person. person के अंदर इसमें A acceleration produce हो गई है, तो इसका मतलब अब आप इसमें क्या देखोगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। बार बार हम एक ही चीज ले रही हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी और कितनी बनेगी, R माइनस एम जी। तो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट मीन्स R विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो गया बेटा, apparent weight of the body will be more than true weight। तो इसमें बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, आपको लगेगा हाँ भी ऐसे होता है। बच्चे, आप जब हिली एरिया में जा रहे हो तो जब आप ऊपर की तरफ मूव करते हो तो आपको कितनी मुश्किल लगती है, आपको अपना बॉडी ऐसे लगती है बहुत हैवी होगी। सो दैट इज द apparent weight of the body which is increased। And now next, in the third position we will discuss when lift is moving downward। अब हमने क्या लेना है, when lift is moving downward, with acceleration A। तो क्या होगा, अगेन द सेम सिचुएशन कि पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग acceleration A in downward direction, क्योंकि पर्सन जो है वो क्या है, पर्सन इनसाइड लेफ्ट विच इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब फिर बेटे देखो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्सेस तो यहाँ भी वही थी, यहाँ भी वही थी, फर्क कहाँ पर है, नाउ लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A। तो अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लेनी है, आप बोलिए, नाउ नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन will be equal to mg minus r। इसका मतलब mg minus r will be equal to m into a, because force is mass into acceleration। और किस मास के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज मास ऑफ द पर्सन। अब r को आप इस साइड पर ले जाओ तो mg, m में इधर आके माइनस हो गया, r इधर पॉजिटिव हो गया, तो R इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। तो इस केस में क्या हो गया, apparent weight of body is reduced, apparent weight of body will be less than true weight of the body। ठीक होगी बात। तो अब आप देखिए, जब कभी हिली एरिया में नीचे को आना हो कैसे फुदकते आते हो, ऐसे लगता है बहुत ही लाइट हो गए, so that is apparent weight of body will decrease in downward direction। अब हम इसमें स्पेशल केस लेते हैं, इसी में आगे स्पेशल केस क्या कि मान लीजिए लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, यानी कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता होना नहीं चाहिए, बट मान लीजिए कि जो केबल्स हैं लिफ्ट की वो ब्रेक हो गई।
क्या होगा? तो नाउ lift will fall freely. Freely means lift is falling in downward direction with acceleration that is equal to acceleration due to gravity. तो इसका मतलब इस केस में when a is equal to g, तो apparent weight क्या हो गया? mg minus mg, that will come out to be 0. And this is known as weightlessness condition. तो मैंने क्या बताया है कि सपोज करिए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन इनसाइड लिफ्ट, एंड इफ cables of the lift will break and lift falls freely with acceleration equal to acceleration due to gravity, then the pointer of the weighing machine will be at 0, apparent weight of the person will be 0. तो इस तरीके से बेटा यू कैन कैलकुलेट apparent weight of the body. तो अब क्या याद रखना है? हमने याद रखा कि if body is at rest और body is moving with uniform velocity, कोई भी body जब body rest पे है या uniform velocity के साथ मूव कर रही है तो उसका apparent weight और true weight सेम होगा. अगर body accelerate कर रही है in the upward direction with acceleration a, तो उसका apparent weight कितना हो जाता है? mg plus ma. और अगर body accelerate कर रही है in the downward direction with acceleration a, तो उसका apparent weight क्या हो जाता है? mg minus ma. तो ये हमने इसमें से सीखा, और ये कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है. अब आपको मैं एक छोटा सा इसी के कंसर्निंग प्रॉब्लम दे रही हूँ, तो आप इसका आंसर मेरे को बताइए कि क्या आएगा. ए पर्सन होल्डिंग ए बॉक्स ऑफ 30 kilogram on his head. A person holding a box of 30 kilogram on his head is standing on a smooth surface. Is standing on a smooth surface. Calculate the force. Calculate the force with which person pushes the surface. Pushes the surface given mass of person is 70 kilogram. Mass of person is 70 kilogram. हाँ भाई, ये तो इस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. ये स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा है, पर्सन के हेड के ऊपर ये बॉक्स है, पर्सन का वेट है 70 किलोग्राम. और बेटा आपको बताया था कि फोर्स कितनी बनेगी, ये जो है 70 किलोग्राम तो पर्सन का मास है, तो वेट कितना होता है? m इंटू जी. तो इट विल बी 70 किलोग्राम वेट, और आप इसको क्या कहोगे? 70 जी. ठीक हो गया. अब जो बॉक्स उसने कहा है कि हेड के ऊपर है, तो नेचुरली इस बॉक्स का वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, which will be 30 g, or you can say 30 kilogram weight. तो force with which person pushes the surface. हमने यहीं से तो शुरू किया था बेटा कि पर्सन जो है पुश करता है सरफेस को, किस फोर्स के साथ? जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और वो इसमें कितनी है? 70 g प्लस 30
G. So it will be 70 plus 30 into 9.8. So it is 100 into 9.8. So it will be 980 न्यूटन। जब हम G से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर ये किलोग्राम वेट नहीं आएगा। या तो आप इसको लिखते 70 प्लस 30 किलोग्राम वेट, ठीक है ना, कि मैंने ये 70 किलोग्राम वेट ले लिया, ये 30 किलोग्राम वेट ले लिया, तो टोटल 100 किलोग्राम वेट आ गया फोर्स, जिससे पर्सन प्रेस करेगा, पुश करेगा सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैंने 980 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट मीन्स नाउ द फोर्स विल बी इन न्यूटन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके। थैंक यू।